प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपकी इस कक्षा में व्याकरण के प्रथम पत्र के अंतर्गत हलसंधि प्रकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल हमने हलसंधि प्रकरण में दो संधियों के बारे में पढ़ा था, इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि, जहां जिसको हम स और च वाली संधि अथवा स और ट वाली संधि भी कहते हैं। उनके कई उदाहरणों पर बात की थी और कई रूप सिद्धियों को हमने सिद्ध किया था। इसका प्रयोजन केवल रूप सिद्धियों को सिद्ध करना ही नहीं, अपितु ऐसे अनेकों उदाहरणों में हमको संधियों की पहचान करना इसका मुख्यतः प्रयोजन है। तो इसी क्रम में आज हम इससे आगे जो संधियों के सूत्र हैं उन पर बात कर रहे हैं और उनके साथ में उनकी जो रूप सिद्धियां हैं उनको हम अध्ययन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज का पहला सूत्र झलाम जसो अन्ते। और इसके आगे लिखा है, दो उदाहरण इसके लिखे, वागीसह और चिद्रूपम, ये दो उदाहरण लिखे। तो देखिए, इसमें ये जो हलसंधि के इस टॉपिक में तीसरी संधि हम पढ़ रहे हैं आज, और तीसरी संधि के रूप में जस्त्व संधि का नाम आ रहा है। संधि है जस्त्वम, इसके नाम से एक संधि है। जैसा कि नाम से ही पता है, जस एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें ये 5 अक्षर आते हैं। ऐसी संधि जिसमें परिवर्तन के तौर पर हम इन 5 वर्णों में से किसी एक वर्ण का प्रयोग करते हैं, और वो जो एक वर्ण का आप प्रयोग करेंगे उस एक वर्ण के प्रयोग में हमको ये देखना है कि वहाँ जय का प्रयोग होगा या बै का होगा या गै का या डै का या दै का। उसके लिए सीधा सा उत्तर है कि यहाँ कौन सा अक्षर हो, उसके लिए हम उच्चारण स्थान की साम्यता देखते हैं। उच्चारण स्थान की साम्यता का प्रयोग करते हैं कि जिसका उच्चारण स्थान जिस वर्ग के साथ मैच कर रहा है उसके स्थान पर वही उत्तर हमको भरना है। तो अब देखो, झलाम जसोन्ते सूत्र है। इस सूत्र के अंतर्गत 3 पद आपको नजर आ रहे होंगे। पहला है झलाम, दूसरा है जसय और तीसरा है अन्ते। इसलिए अब देखिए, तीनों पदों का अर्थ कर रहे हैं हम। सूत्र के आगे सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति में ये लिखा है स्पष्टम। स्पष्टम का मतलब है जब सूत्र के शब्द ही उसका अर्थ कर देते हों तो वहां अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उसी से वो स्पष्ट मान लिया जाता है। इसलिए यहां देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले झलाम लिखा है, देखिए, और झलाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसलिए यहां इसका अर्थ करेंगे झलों के स्थान पर, इस तरह का अर्थ करेंगे, क्योंकि स्थान षष्ठी है। स्थान षष्ठी से तात्पर्य होता है कि जिस षष्ठी का अर्थ हम के स्थान पर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में के स्थान पर जब इसका अर्थ किया जाता है तो वहां हम ऐसा अर्थ करते हैं, उसको स्थान षष्ठी कहा जाता है। दूसरा आता है, देखो, जसय। जसय है प्रथमा बहुवचन का रूप है, और प्रथमा बहुवचन का रूप होता है ये, एक कर्ता के रूप में हो जाता है। तो झलों के स्थान पर कौन होते हैं, कौन का उत्तर यहाँ करता है, तो जस होते हैं। जस में कौन है, ये 5 हैं। और इसके बाद लिखा अन्ते। अन्ते का मतलब है पदांत में, अन्ते से तात्पर्य है पदांत। तो ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। झलों के स्थान पर जस अर्थात जब गढ़ दस, ये 5 वर्ण होते हैं। कब होते हैं ये, पदांत में होते हैं। अब झल कौन है, झल से तात्पर्य है झ से लेकर हल तक, झवय, ये जो हमारा एक प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र है,
यहाँ से स्टार्ट होकर के हल तक जितने भी वर्ण हैं उनको झल कहा जाएगा। झल से तात्पर्य एक तरह से चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और स ये झल कहलाएंगे। और इन झल के स्थान पर हमको ये करना है, जस करना है। अब सामान्य से इसके आगे ये इसका अर्थ है, दो रूप सिद्धियां करने के लिए दी गई आपको। एक लिखा वागीश और एक लिखा चिद्रूपम। वागीश का संधि विच्छेद है वाक धन ईश, और चिद्रूपम का संधि विच्छेद है चित धन रूपम। अब देखिए, संधि विच्छेद की स्थितियां दे रखी है दोनों में। अब हमको जितने भी हमने संधि के सूत्र पढ़े हैं उनको देखना है यहाँ। तो सबसे पहले तो ये देखना है यहाँ कौन सी संधि हो सकती है, अच संधि है या हल संधि है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे तो ये व्यंजन है, व्यंजन है, एक तरफ स्वर है, इसका मतलब ये हल संधि है। दोनों तरफ स्वर होंगे तो स्वर संधि, इसलिए ये हल संधि की श्रेणी में आएगा। यहाँ दोनों तरफ ही व्यंजन है तो भी ये हल संधि है, तो ये निश्चित हो गया कि हल संधि है। अब हम देखेंगे कि यहाँ कौन सी संधि हो सकती है। अभी तक आपने केवल दो संधियां पढ़ी थी, एक का नाम स्तुत्व था, एक का नाम स्तुत्व था। वो स और तय वर्ग से संबंधित थी, तो वो इसमें कहीं आसपास नहीं है दोनों वर्ण। यहाँ पर भी तय वर्ग तो है लेकिन इधर चय वर्ग या स नहीं है, इसलिए इसका मतलब यहाँ स्तुत्व और स्तुत्व दोनों संधियां नहीं है। अब हम तीसरी संधि आज पढ़ रहे हैं, उसका नाम है जस्तु संधि। तो यहाँ जस्तु संधि जरूर है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले पद के अंत में हमको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा वर्ण मिले तो यहाँ मिल रहा है। दूसरी शर्त ये नहीं है इसके लिए कि बाद में क्या होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि वो पदांत होना चाहिए। तो ये पदांत है। पदांत को कैसे पहचानेंगे? पदांत को पहचानने का तरीका है कि जहाँ पर जो शब्द है उसके रूप में दोनों शब्द अपने अपने शब्द के एक विभक्ति के रूप हों। तो ईश अपने आप में एक शब्द है, ईश प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में ईश्वर के रूप में कहा जाता है, और इधर भी वाक्य अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, इसलिए यह भी एक पदांत पद है। पदांत पद का तात्पर्य दोनों पदों का अपने अपने शब्द रूपों का कोई अलग अलग रूप होना चाहिए। एक ही शब्द एक तरफ प्रयोग किया जा रहा है, उस शब्द का अगर कोई शब्दांश इधर चला जाता है तब वो पदांत नहीं है, तब वो अपदांत है। जैसे मान लो आपने लिखा राम प्लस इन, तब राम प्लस इन दोनों जुड़ करके रामायण एक पद कहलाएगा, क्योंकि वहां सुबंत रामायण है। अब यहाँ ये भी सुबंत, ये भी सुबंत, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि समास के रूप में पहला पद सुबंत नहीं होता है, मूल पद के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लो कवि कौशलम आता है, तब कवि पहला जो पद है तो वो पदांत तो है, लेकिन वहाँ वो प्रथम विभक्ति का रूप नहीं है, वहाँ अंतर्वर्तनी विभक्ति हट जाती है। जब समास करते हैं तो वो उसके रूप में दिखाई देता है, इसलिए यहाँ वाक प्लस ईश और चित्त प्लस रूपम ये पदांत के रूप माने जाएंगे। और पदांत के रूप में अब हमको करना क्या है कि यहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के स्थान पर हमको पहला वर्ण करना है। पहला वर्ण करना है तब वो चरत्व संधि है, और अगर इसकी जगह हम तीसरा वर्ण कर रहे हैं तब वो जस्तु संधि है। इसलिए हम कौन सा वर्ण करेंगे? हम जस्तु संधि करेंगे। पदांत में जस्तु संधि की प्राप्ति हो रही है इस सूत्र के आधार पर। अब इसको आगे चल करके हम ये भी इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि आगे जैसे चरत्व संधि आएगी तो चरत्व संधि इसमें बाधक बनेगी, चरत्व संधि इसके बाद की जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जहाँ इधर प्रथम और द्वितीय वर्ण नहीं हो या स नहीं हो, तब वहाँ जस्तु संधि का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केवल स्वर है। इसलिए अब क्या करते हैं हम? वाक प्लस ईश इति स्थिते। अब ये सूत्र लगाते हैं, झलाम जसवंते इति सूत्रेण जस्त्वे। इस सूत्र से क्या हुआ? जस्तुहा ककारस्य स्थाने गकारे करते कै की जगह ग होगा, तो इस तरीके से वागीश इति रूपम सिद्धम। इस तरीके से आपको ये उत्तर भरना है। इस रूप का अगर प्रयोग आता है तो इस रूप को आप इस तरीके से सिद्ध करें। केवल एक सूत्र लगाना है आपको, झलाम जसवंते। ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक तरफ सूत्र लिखें, एक तरफ उसके उदाहरण, इसमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्या संधि विच्छेद है। तो वाक प्लस ईश इति स्थिते झलाम जसवंते इति सूत्रेण जस्त्वे कै स्थाने ग करते वागीश इति रूपम सिद्धम। इसी प्रकार इसको कर सकते हैं।
चिद रूपम, तो इसमें देखिए चित्त प्लस रूपम। अब यहाँ देखिए चित्त रूपम, तो तय है, तय प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है, एक पद है, चित्त अपने आप में स्वतंत्र पद है, उधर रूपम भी अपने आप में एक अलग पद है, इसलिए चित्त का रूप अर्थात सच्चिदानंद रूप कहते हैं, सत्य और चित्त जिससे चेतन अर्थ में, और वहां रूपम। तो अब देखिए इसमें ये जो तय है, इस तय के स्थान पर झलाम जसवंते सूत्र के द्वारा तय की लाइन की जगह पर अपने अपने लाइन का अक्षर होगा तीसरा, तय के स्थान पर द होगा, कै के स्थान पर ग होगा, पै के स्थान पर बै, चय के स्थान पर जय और टय के स्थान पर डय करेंगे। इसलिए यहां पर भी तय को दय किया जाएगा। इस तरीके से रूप बनेगा चिद रूपम। लिखने का तरीका वही है, चित्त प्लस रूपम इति स्थिते झलाम जसवंते इति सूत्रेण जस्त्वे तकार से स्थाने दकारे करते चिद रूपम इति रूपम सिद्धम। यह है जस्तु संधि का सूत्र है, झलाम जसवंते, जो पदांत में होता है इस सूत्र के द्वारा। अब ये दो उदाहरण तो केवल रूप सिद्ध के लिए आपको दिए हुए हैं, लेकिन इस तरह के अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं और सब जगह इस तरह की संधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो देखिए, जैसे इसमें देखें, जैसे लिखा है सट प्लस दर्शन, सट दर्शनानी, तो अब यहां भी देखिए ये ट पहला अक्षर है, इसलिए इसके स्थान पर जस्तो संधि करेंगे तो ड हो जाएगा, तो सट दर्शनानी, इस तरीके से रूप बनेगा। इसी तरह से जैसे सट प्लस रसा, तो सड रसा, उस ट को भी क्या करेंगे हम, ड करेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर दूसरा सूत्र आपके हल संधि प्रकरण में लिखा हुआ है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ऐसा एक सूत्र है। पहले इष्टुत्व संधि, उसके बाद इष्टुत्व संधि, तीसरे नंबर पर आपको जसत्व संधि पढ़नी है झलाम जसवंती सूत्र के द्वारा। इस तरह से क्रम बना लें और आपका हल संधि प्रकरण का टॉपिक भी चलता रहेगा और संधियों के नाम भी आपको याद रहेंगे। इस तरह के उदाहरणों को भी आप कर सकेंगे। केवल उसमें जो दिए गए रूप सिद्धियों के 2-3 जो उदाहरण हैं उन पर ही आप सीमित नहीं रहें, उस जैसे अनेकों उदाहरणों पर भी आप देखें। तो हाँ देखिए, अब अगला चौथे नंबर की संधि का सूत्र आता है हल संधि का, इसको हम अनुनासिक संधि कहते हैं। अनुनासिक संधि इस सूत्र के द्वारा होती है, पदांतस्य यरः, पदांत में जब यर का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में अनुनासिक पर में होने पर उसको अनुनासिक आदेश किया जाता है, वा यानी विकल्प से, वा विभाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो पद के अंत में यर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अनुनासिक पर में होने पर, अनुनासिक है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है और अनुनासिक आदेश प्रथमा के रूप में है। तो यहां देखिए यर से तात्पर्य यवरल से स्टार्ट होता है और लास्ट में स सर तक जाता है, लेकिन अब यहाँ य व रल, ठीक है, यम गणदम झवे सब आ जाते हैं पूरे, लेकिन उसमें भी फिर ये कहा जाता है, इसमें एक समस्या आएगी आगे। तो पहले तो आप इसको समझें, इसमें इतने वर्ण इधर प्रथम पद के अंत में होने पर और उसके बाद में अगर कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो वहां इस सूत्र के द्वारा विकल्प से अनुनासिक संधि होती है। जब विकल्प से अनुनासिक संधि नहीं होगी तब वहां पर भी जसत्व संधि ही होगी, क्योंकि जसत्व पदांत में सब जगह हो रही है। इसलिए जब ये काम विकल्प से करेगा तो इसके अभाव में यही उपस्थित रहेगा। इसलिए जैसे एक उदाहरण इसके रूप में लिखा, सिद्धि के रूप में आपके सिलेबस में है, एतद प्लस मुरारी। अब देखिए एतद मुरारी, अब यहां देखा आपने एतद एक शब्द है, जबकि अगर इसको पदांत के रूप में लिखा जाए तो एषः मुरारी होना चाहिए, लेकिन एतद मुरारी इसलिए लिखा गया क्योंकि एतद जब मुरारी के साथ समस्त पद है और समस्त पद में मूल शब्द भी आ सकता है और उसको भी पदांत माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में एतद मुरारी जो शब्द लिखा, यहां इसमें देखिए आप, ये जो द है, ये द यर की श्रेणी में आता है। यर तो झल से भी ज़्यादा विस्तृत है,
उसके अंतर्गत तीसरा अक्षर भी है। इसलिए अब इस सूत्र के द्वारा इसके पश्चात देखिए अनुनासिक वर्ण है मैं, इसलिए अनुनासिक वर्ण होने के कारण इस द को भी अनुनासिक हो जाएगा। तो ये द की अपनी लाइन का अनुनासिक वर्ण होगा एतन मुरारी। इसलिए यहां देख लें कि जहां पर भी दोनों पंचम वर्ण हो और ऐसी स्थिति में प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण था उसके स्थान पर उसी लाइन का पंचम वर्ण हो तो वहां अनुनासिक संधि आपको उत्तर भरना है। अब इसमें विकल्प से जब ये रूप नहीं बनेगा तब एतद मुरारी आएगा, तब हम उसको इस रूप में उत्तर भरेंगे। अब रूप सिद्ध करने के लिए कहा जाता है कि इसका रूप सिद्ध कीजिए, तब हमको क्या लिखना है। अब परीक्षा में आता है एतन मुरारी या एतद मुरारी सिद्ध कीजिए, तब हम लिखेंगे एतद प्लस मुरारी इति स्थिते यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रेण विकल्पेन दकारस्य स्थाने अनुनासिके नकारे कृते एतन मुरारी इति रूपम सिद्धम। अनुनासिका अभावे झलाम जसो अन्ते इति सूत्रेण जसत्वेन दकारे कृते एतद मुरारी इति रूपम सिद्धम। अब ये कहेंगे कि एतद में तो पहले से ही द है, तो ऐसी स्थिति में द करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता व्याकरण में। व्याकरण में उसी वर्ण के स्थान पर वो स्वयं आदेश भी होता है और वहाँ उसके आधार पर वही सूत्र प्रयोग किया जाता है। इसलिए झलाम जसवंत सूत्र के द्वारा इसमें आपको जसत्व करना है। तो याद रखें अनुनासिक संधि वैकल्पिक संधि है, विकल्प से होती है और उसकी एवज में जस्त्व संधि का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर भी आप अनुनासिक का उदाहरण पढ़ेंगे वहाँ सब जगह अनुनासिक भी होगी और जसत्व, लेकिन प्रथम दृष्टि में अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। एक इसके आगे एक वो दिया, एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया कि भाई एक शंका उपस्थित की कि चतुर्मुख है, तो यहाँ चतुर प्लस मुख होता है और चतुर में जो र है वो भी यर के अंतर्गत आता है और मैं पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण है, तो यहाँ अनुनासिक आदेश क्यों नहीं हुआ। तो उसका उत्तर अब स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो विधि है अनुनासिक विधि ये केवल स्पर्श वर्णों में ही होती है। अब यहाँ इसका क्लियर किया गया, स्पर्श वर्णों में ही इसका प्रयोग होता है। स्पर्श वर्ण होते हैं कैसे लेकर के मैं तक के, इसलिए अब याद रखें यह वरले के रूप में इस तरह का प्रयोग नहीं होता है, अनुनासिक संधि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चतुर्मुख ऐसी एक लाइन भी आ जाती है आपके 5-6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन जिसमें शंका समाधान से संबंधित प्रश्न आता है, तो उसमें पूछा जा सकता है चतुर्मुख इत्यत्र अनुनासिक संधि कथम न भवति। तो आपको यही उत्तर भरना है, अनुनासिक संधि स्पर्श वर्णेषु चरितार्थ है, यानी स्पर्श वर्णों में ही ये विधि जो चरितार्थ होती है, इसलिए यहाँ पर हम इसको अनुनासिक नहीं करते। दूसरा, इसी सूत्र की एक कात्यायन के द्वारा एक वार्तिक का प्रयोग किया गया और वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। इसमें कहा गया कि अगर प्रत्यय पर में है तो भाषा में नित्य अनुनासिक संधि होती है। तो प्रत्यय, केवल प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए अनुनासिक वर्ण के रूप में, तब वहां उसमें नित्य अनुनासिक संधि करनी होती है, उसमें फिर जस्त्व संधि का प्रयोग नहीं होता। जैसे एक उदाहरण लिखा, वाक् प्लस मयम। अब वाक् प्लस मयम में सबसे पहले कै को गय प्राप्त होता है जलाम जसवंते के द्वारा जसत्व संधि के रूप में, और उस गय के स्थान पर फिर अब यहाँ इसका प्रयोग भी हो सकता था, लेकिन इसको बात कर इसके स्थान पर प्रत्यय भाषायाम नित्यम वार्तिक लगाएंगे। प्रत्यय भाषायाम नित्यम लगाने पर यहाँ नित्य कै के स्थान पर गय ही होगा और ये वांगमयम रूप होगा। इसलिए याद रखें वांगमय का वैकल्पिक रूप दूसरा रूप नहीं बनेगा, उसमें केवल अनुनासिक संधि का ही रूप बनेगा। वहाँ कै के स्थान पर हमको गय का प्रयोग करना है और इस तरीके से वांगमयम सिद्धि करनी है। तो जैसे वांगमयम आता है तो वाक् प्लस मयम इति स्थिते झलाम जसवंते इति सूत्रेण जसत्वेन ककारस्य स्थाने गकारे करते, और उसके बाद प्रत्यय भाषायाम नित्यम इति सूत्रेण कै स्थाने अनुनासिके गकारे करते वांगमयम इति रूपम सिद्धम।
अब यहाँ जसत्व का रूप सिद्ध नहीं होगा, केवल अनुनासिक का ही रूप सिद्ध होगा। इस प्रकार से हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? इस संधि का नाम अनुनासिक संधि है। इसमें परिवर्तन के तौर पर प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर उसी लाइन का, उसी वर्ग का पंचम वर्ण होता है, और जसत्व संधि में उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, तृतीय वर्ण होता है। इसके आधार पर जसत्व को पढ़ेंगे और पंचम वर्ण के आधार पर हम अनुनासिक संधि को पढ़ेंगे। अनुनासिक संधि विकल्प से प्रयोग की जाती है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। पहली संधि आपने स्तुत्व पढ़ी है, दूसरी ष्टुत्व पढ़ी है, और तीसरी संधि आपने जस्तु पढ़ी है, चौथी पढ़ी है अनुनासिक। इसके बाद अगला एक दूसरी संधि इस तरह से है। इसके बाद है 5वें नंबर पर एक संधि का सूत्र आता है, तोरली नाम का सूत्र है, जो परसवर्ण संधि करता है। संधि का नाम है परसवर्ण। यहां देखिए, इस सूत्र का जब हम पदच्छेद करते हैं दो शब्दों के रूप में, तो ये इस तरीके से अलग अलग पद बनते हैं, तो और ली। जब संधि का प्रयोग करते हैं तो विसर्ग के स्थान पर र होता है और वहां तोरली जैसा एक सूत्र निर्मित होता है। तो अब तो से तात्पर्य तय वर्ग से है और लय से तात्पर्य लय परे होने पर, यह सप्तमी का एक वचन है, और यहाँ ये तू को पंचमी के एक वचन में तो रूप बनेगा और षष्ठी के एक वचन में भी तो बनता है। तो तय वर्ग के स्थान पर लय परे रहते परसवर्ण संधि होती है। तो अब देखिए, यह है तय वर्ग। तय वर्ग को लय परे रहते लकार पर में होने पर परसवर्ण स्यात्, उसको परसवर्ण होता है। तय वर्ग से लकारे परे परसवर्ण स्यात्। तय वर्ग के स्थान पर लकारे परे परसवर्ण स्यात्। तय वर्ग के पश्चात लय पर में होने पर उसको परसवर्ण संधि। परसवर्ण का मतलब पर यानी दूसरा, दूसरा कौन? यहां लय, उस जैसा ही तय वर्ग हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तय, थ, द, ध और न, इन सभी के स्थान पर लय होता है। कब? लय पर में रहने पर। इसलिए लय पर में रहने पर अब बिल्कुल सरल है यह संधि। जहां अगर विच्छेद के रूप में दिखाई दे रहा है तो प्लस में हमको केवल एक वर्ण देखना है लय, और इधर उसके ये 5 वर्ण तय वर्ग के कोई से भी पंचम वर्ण हो पांचों, तब उसको हम परसवर्ण संधि के रूप में पढ़ेंगे। अब एक उदाहरण दिया, इसका उदाहरण दिया है तल्लय। तब इस उदाहरण से तो हम पहचान सकते हैं कि ये किस संधि का उदाहरण है, क्योंकि लय पर में है और इधर भी लय हो रहा है, तब समझ जाइए वो परसवर्ण संधि का रूप है। तो अब संधि विच्छेद इसका तद प्लस लय। अब तद प्लस लय के रूप में यहां इति स्थिते। अब एक ही सूत्र का प्रयोग करना है यहां हमको, तोरली। तद प्लस लय इति स्थिते तोरली इति सूत्रेण परसवर्णे दकारस्य स्थाने लकारे कृते तल्लय इति रूपम सिद्धम। यहां केवल एक एक सूत्र का आपको प्रयोग करना है कि तल्लय के अंतर्गत किस सूत्र के द्वारा परसवर्ण किया जाता है, तो उसमें हमको यह सूत्र लगाना है तोरली। इस सूत्र के द्वारा द के स्थान पर आपको लय का प्रयोग करना है, क्योंकि उसके पश्चात लय है। लय पर में होने पर, इधर तय वर्ग का अक्षर होने पर उसको आपको लय परसवर्ण के रूप में दिखाना है। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण लिखा इसमें, जैसे विद्वान लिखति, दोनों एक जैसे हैं। यहां भी देखिए तय वर्ग का अक्षर है और उसके पश्चात लय लिखा हुआ है, तो यहां भी वही सूत्र है तोरली। तय वर्ग प्लस लय होने पर तोरली सूत्र के द्वारा परसवर्ण संधि की जाती है। इसलिए अब इसमें देखो, इस न के स्थान पर भी लय किया जाएगा। लिखने का तरीका इसी तरीके से, लेकिन न के स्थान पर याद रखें नकारस्य स्थाने अनुनासिके लकारे, अनुनासिके
लकारे कृते विद्वान लिखति इति रूपम सिद्धम। यहां अगर न के स्थान पर लय का प्रयोग करना है तो उस जैसा ही, क्योंकि न अनुनासिक है, अनुनासिक के स्थान पर अनुनासिक लय लिखा जाएगा। और अनुनासिक लय के रूप में ऐसा लिखा जाता है कि 3 जो वर्ण होते हैं, ऐसा लिखा ना, यवला द्विधा अनुनासिका अन अनुनासिकाश्च। तो लय अनुनासिक भी होता है और अननुनासिक भी होता है। तो अनुनासिक लय का प्रयोग करेंगे अनुनासिक वर्ण के स्थान पर। तो न एक अनुनासिक वर्ण है, उसके स्थान पर आपको लय का जब प्रयोग करना है तो उसको भी आपको अनुनासिक लय करना है। अब इस तरह इसको पढ़ने का तात्पर्य है कि इस तरह के सैकड़ों उदाहरण आपके समक्ष होंगे। जैसे एक आ जाएगा, बताओ उल्लेख, या कौन सी संधि है। जैसे आपसे कहा जाएगा जैसे उल्लास, यहाँ कौन सी संधि है, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे एक लिखा विद्युल्लेखा, यहाँ कौन सी संधि है। तो यहाँ लय के पश्चात लय आ रहा है, यह समझ जाओ कि यहाँ पर परसवर्ण संधि का प्रयोग किया गया होगा और वहां तोरली सूत्र से उस लय के स्थान पर तय वर्ग का कोई अक्षर होगा। इसलिए अधिकतर उद उपसर्ग है, तद शब्द है, ए तद शब्द है, ये दकारांत शब्द होते हैं, तयवर्गांत शब्द होते हैं और उनमें इस तरह की स्थिति पाया जाना संभव है। इसलिए वहां तोरली सूत्र के द्वारा हम किस तरह का प्रयोग करते हैं, परसवर्ण संधि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आज हमने 3 संधियां पढ़ी है। कल हमने 2 संधियां पढ़ी थी, पहली इष्टुत्व संधि पढ़ी थी और उसके बाद इष्टुत्व संधि पढ़ी है। आज हमने उसके अनंतर 3 संधियों का प्रयोग पढ़ा। सबसे पहले हमने कौन सी संधि पढ़ी है, जसत्व संधि, जिसके आधार पर झलाम जसवंते सूत्र के द्वारा हम जसत्व संधि का प्रयोग करते हैं। दूसरे तौर पर हम पढ़ने के दृष्टिकोण के साथ साथ जैसे उदाहरणों को सरल करते हैं, तब आप इसको इस तरीके से याद रखें कि जहां पर तीसरे वर्ण के रूप में जो परिवर्तन किया जाता है वो संधि हमारी जस्त्व संधि के रूप में होगी। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आपको जहां प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरे वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द लिखा जैसे दिग्गज, अब दिग्गज के रूप में देखिए गय के पश्चात गय आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तीसरे वर्ण की संधि है। इसी तरह जैसे मान लो कोई स्वर आ जाता है, जैसे प्राग ऐतिहासिक, ऐसा शब्द लिखा जाता है। तो अब इस प्राग ऐतिहासिक शब्द में देखिए ये जो शब्द लिखा आपने, तो यहां पर भी देखिए आप एक अलग शब्द आपको नजर आ रहा है, एक शब्द तो ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां कोई चेंज हुआ है। तो यहां चेंज क्या है, गय, तो गय कौन सा अक्षर है, तीसरा, इसका मतलब यहां पर ये जस्तो संधि है। और इसी तरह से जैसे एक शब्द लिखा ये दिग्दर्शन, दिग्दर्शनम। अब यहां देखो संधि पहचानने का क्या तरीका है, 2 शब्द देखते हैं हम, ढूंढते हैं। तो एक शब्द हमको स्पष्ट सा नजर आ रहा है दर्शनम, तो यहां अब संधि हो रही है, इसका मतलब इसके साथ, तो ये कौन सा अक्षर है, ये तृतीय अक्षर है, अर्थात यहां भी हम जस्तो संधि का प्रयोग करते हैं। तो एक तो ये पढ़ा आज। दूसरा इसके बाद पढ़ी आपने अनुनासिक संधि, पंचम वर्ण वाली संधि। और पंचम वर्ण का तात्पर्य क्या होता है, इसका सीधा उत्तर है कि दोनों तरफ 5वें वर्ण होंगे। वहां तीसरा वर्ण होगा, तीसरे वर्ण के बाद कोई स्वर आ सकता है या तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आ सकता है। अनुनासिक संधि में दोनों ही 5वें अक्षर आएंगे। ऐसे कई उदाहरण पढ़े हमने, जैसे मान लो ये उदाहरण लिखा जैसे जगन्नाथ, तो अब देख रहे हैं यहाँ न के पश्चात न, दोनों 5वें अक्षर है, इसका मतलब यहाँ कौन सी संधि भरेंगे हम, इसको अनुनासिक संधि भरेंगे। दोनों पंचम वर्ण होने चाहिए और पहला जो पंचम वर्ण है वो उस वर्ग का जो शब्द होगा, उस वर्ग का जो वर्ण होगा, उसके स्थान पर वो 5वां वर्ण किया जाता है, तब उसको हम अनुनासिक संधि के रूप में। अनुनासिक संधि के भी 2 भेद पढ़े हमने, एक में नित्य अनुनासिक होती है और एक में विकल्प से अनुनासिक होती है। विकल्प से अनुनासिक होगी तब उसमें 2 रूप बनेंगे, एक जसत्व का बनेगा और एक अनुनासिक का बनेगा। और जहां नित्य अनुनासिक संधि होती है उसमें केवल अनुनासिक का ही रूप होता है। उसके लिए ये शर्त होती है कि उसके बाद में दूसरा जो पद है वो केवल प्रत्यय होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण पढ़ाया था हमने, वांगमयम, तो मयट एक प्रत्यय है, मात्रच एक प्रत्यय है, उसके आधार पर हम उसको पंचम वर्ण कह देते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ी है ये तय वर्ग।
तय वर्ग का वर्ण के पश्चात तय थ द ध न के पश्चात अगर ल आता है तो वहाँ इन पांचों अक्षरों के स्थान पर भी ल किया जाता है और उसको हम परसवर्ण संधि कहते हैं। पर यानी बाद का अक्षर उस जैसा पहला अक्षर कर दिया जाए तो वो परसवर्ण संधि कहलाती है और इसके आधार पर परसवर्ण संधि को हम पूरा करते हैं। परसवर्ण संधि की यही पहचान है कि वहाँ डबल ल का प्रयोग जिस संधि में मिल रहा है वो परसवर्ण संधि के रूप में प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, तो कल हम इसके आगे की पूर्व सवर्ण आदि संधियों के बारे में पढ़ेंगे।